हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज करेंगे हम नेशनल जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 14वीं सदी में। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 1336 में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने क्या की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनके वंश को कहा गया था संगम वंश। पूछा जाए हरिहर और बुक्का कौन से वंश से थे, तो संगम वंश से थे, क्योंकि इनके पिता का नाम संगम था और उन्हीं के नाम पर इन्होंने इसका नाम रखा था। इसके बाद इस पर कई वंशों ने शासक किया। संगम वंश के बाद सोलुव वंश और सोलुव वंश के बाद तोलुव वंश ने भी शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे शक्तिशाली शासक थे वो थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। और ये किसके समकालीन थे? कई बार पूछा गया है, बाबर के समकालीन थे। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि बाबर के समकालीन कौन सा शासक था, तो कृष्णदेव राय उनके समकालीन थे। बात करें विजयनगर की, तो विजयनगर का जो वर्तमान में नाम है वो है हम्पी। और हम्पी है कहाँ पर? ये कर्नाटक में है। हम्पी कर्नाटक में है। और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? जो विजयनगर था वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये बसा हुआ था तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। तुंगभद्रा नदी के भी दक्षिणी तट पर बसा हुआ था कौन? विजयनगर साम्राज्य। एक बार पूछा गया कि हम्पी की खोज की किसने थी? तो हम्पी की खोज जो की थी वो कार्ल मैकेंजी ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये कराया था धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार है, इसका निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। धर्मपाल जो है वो पाल वंश से संबंधित थे। पाल वंश से संबंधित थे। पाल वंश की जो स्थापना की थी वो की थी गोपाल ने। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। लेकिन जो धर्मपाल थे ये दूसरे शक्तिशाली शासक थे। कहाँ के? पाल वंश के। और इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये धर्मपाल ने ही की थी। कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उस समय का नालंदा विश्वविद्यालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। तो इसकी स्थापना भी किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। जो पाल वंश की स्थापना तो की थी गोपाल ने, लेकिन जो इसके अंतिम शासक थे वो थे रामपाल। और सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? वो थे धर्मपाल। तो धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया और एक करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण भी धर्मपाल ने ही कराया था। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश से संबंधित थे। इन्होंने अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, हजार खंबा महल, इन सब का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। सबसे पहले जो स्थायी सेना थी, सबसे बड़ी स्थायी सेना दिल्ली सल्तनत में, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर थी। सबसे पहले दक्षिण की तरफ या दक्षिण के राज्यों को किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही जीता था। गुजरात पर जब इन्होंने 1303 में चित्तौड़ को जीता था, 1303 में चित्तौड़ को जीता, उस समय वहाँ के जो शासक थे वो थे रतन सिंह। रतन सिंह वहाँ के शासक थे चित्तौड़ के। और उन्होंने इसको चित्तौड़ को जीतने के बाद इसका नाम दिया था खिजराबाद। इसका नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। मलिक काफूर को इन्होंने 1000 दीनार देकर खरीदा था, इसलिए उसे मलिक काफी को 1000 दिनारी कहा जाता है। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को कहा जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने उसे 1000 दीनार देकर खरीदा था। और दक्षिणी भारत की विजय में मलिक काफूर का सबसे बड़ा योगदान था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। तो ये कौन सा आंदोलन था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय हुआ था? ये था होम रूल। होम रूल जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध के समय लोकप्रिय हुआ था। होम रूल की जो स्थापना की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल
1916 को होम रूल लीग की स्थापना की थी पुणे में। पुणे में इन्होंने स्थापना की थी। और वहीं पर एनी बेसेंट, अगर पूछा जाए एनी बेसेंट ने जो स्थापना की थी, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की, तो वो की थी कहाँ पर? इन्होंने की थी मद्रास में। और मद्रास में इन्होंने कब की थी? इन्होंने की थी 25 सितंबर 1916 को। 25 सितंबर 1916 को इन्होंने स्थापना की थी मद्रास में होम रूल लीग की। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? इन्होंने की थी 28 अप्रैल 1916 में इन्होंने की थी पुणे, महाराष्ट्र में। वहीं स्वदेशी आंदोलन की हम बात करें तो 1905 में चलाया गया था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसके विरोध में चला था स्वदेशी आंदोलन 1905 में। नेक्स्ट है प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? जो प्रथम मैसूर युद्ध है वो लड़ा गया था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। मैसूर के सबसे शक्तिशाली शासक थे हैदर अली और उनका जो बेटा था टीपू सुल्तान। मैसूर के कुल 4 युद्ध हुए थे, जो कि पहला युद्ध होता है 1767 में पहला युद्ध होता है। कौन का? किसका? मैसूर का युद्ध, इसमें कि ब्रिटिश और हैदर अली के बीच होता है। ये युद्ध जो समाप्ति होती है ये होती है मद्रास की संधि से। मद्रास की संधि से इस युद्ध की समाप्ति होती है। इसके बाद जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1779 से लेकर 80 के बीच। ये भी ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। और जो ये युद्ध है ये हुआ था मंगलौर की संधि से समाप्त। इसके बाद जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था इनके बेटे टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। ये लड़ा गया था 1790 से लेकर 92 तक। और ये युद्ध जो बंद हुआ था श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी। रंगपट्टनम की संधि से क्या हुआ था? ये युद्ध समाप्त हुआ था। इसके बाद जो चौथा युद्ध होता है वो 1799 में होता है। किसके बीच? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच। इसमें क्या होता है? इसमें टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान इस युद्ध में क्या हो जाता है? मारा जाता है। और यहीं पर समाप्त हो जाती है क्या? मैसूर की कहानी। और इस पर अधिकार हो जाता है मैसूर पर किसका? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और वो वाड्यार के शासक को इसका मैसूर को सौंप देते हैं। तो मैसूर में कुल कितने युद्ध हुए थे? 4 युद्ध हुए थे। पहला 1767 से 79 के बीच हुआ। दूसरा 1779 से 80 के बीच हुआ। और तीसरा 1790 से 92 के बीच हुआ। और चौथा होता है 1799 में। और एक निर्णायक युद्ध था। इसमें क्या होता है? टीपू सुल्तान के युद्ध स्थल में ही मारा जाता है। नेक्स्ट है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? जो देव समाज के संस्थापक थे वो थे शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की संस्थापक थे, उनकी स्थापना की थी। वहीं हमारी बात करें दयानंद सरस्वती की, तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? वो था मूल शंकर। वहीं पर रामकिशन परमहंस की बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद के कौन थे? गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। और इसका उद्देश्य था भारत में संविधान सभा का निर्माण करना। ये उसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इसका एक गुप्त उद्देश्य भी था कि भारत का बंटवारा करना। इसमें जो थे कैबिनेट मिशन में वो 3 मेंबर थे जिनका नाम था वी अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस। जो पैंथिक लॉरेंस थे वो के थे? वो भारत के सचिव बनकर आए थे पैंथिक लॉरेंस क्या थे? ये थे सचिव। और वहीं हम बात करें स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे ये व्यापार बोर्ड के क्या थे? अध्यक्ष थे। वहीं एपी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। अगर पूछा जाए क्या कौन से पद पर थे तो ये क्या थे? ये नौसेना मंत्री थे। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। और इसी के
के आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिसने आकर हमारे संविधान को बनाया था। इस पर जो प्रतिनिधि चुने गए थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे और 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। वहीं बेवल प्लान की बात करें तो बेवल प्लान 1945 में आया था। क्रिप्स जो मिशन था वो 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव जो है वो 1940 में लाया गया था, अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट है, अब तक भारत की संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ये किया गया है 1 बार। जब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तब इसमें क्या हुआ था, संशोधन हुआ था 1 बार 1976 में। और संशोधन कौन सा था? 42वां संशोधन था। और इसमें हमारी जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, जिसे भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसमें संशोधन हुआ और 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे जब इसमें पहली बार संशोधन हुआ था। अब तक हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 1 बार ही संशोधन हुआ है। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। वहीं पर इसी संशोधन में ही 42वें संशोधन में 1976 में भी हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य को भी किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, या 42वां संशोधन हुआ था उसमें ही मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य हैं कितने? मूल कर्तव्य हैं जो वो हैं 11। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की जो संघीय समिति के अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं पर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये थे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट है, ओहो सम्मान्य लोकतंत्र मुझे तुझसे प्यार है, यह उक्ति किसकी है? ये है कारपेंटर की। कारपेंटर ने कहा था, ओहो सम्मान्य लोकतंत्र मुझे तुझसे प्यार है। नेक्स्ट है, ग्लोब पर कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है? तो ग्लोब पर जो अक्षांश की संख्या होती है वो होती है 181। ग्लोब पर अक्षांश की संख्या पूछी जाए तो 181 होती है। वहीं ग्लोब पर अक्षांश वृत्त की संख्या पूछी जाए तो 179 होती है। जो अक्षांश होते हैं उनकी जो लंबाई है वो तो समान नहीं होती, लेकिन जो दूरी है वो समान होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर की। जो सबसे बड़ा अक्षांश है वो है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जो अक्षांश है वो 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। वो क्या है? वो है सबसे बड़ा अक्षांश। वहीं हमें बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कौन सी रेखा है? ये रेखा है कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। वो राज्य कौन कौन से हैं? वो हैं राजस्थान, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये क्या है? ये 8 राज्य हैं भारत के, जिनमें से क्या है? कर्क रेखा होकर गुजरती है। वहीं अगर हम बात करें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो दक्षिणी अक्षांश है जो 23.5 डिग्री, वो उस पर कौन सी रेखा है? ये है मकर रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है? वो है भूमध्य रेखा। तो अक्षांश की संख्या कितनी है? ये है 181। वहीं हम देशांतर की बात करें तो देशांतर कितने हैं? वो हैं 360। नेक्स्ट है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका अन्य नाम क्या है? ये है कोरोमंडल तटीय मैदान। जो भारत है हमारा, उसके 9 राज्य हैं जो कि समुद्र को छूते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? 5 तो हैं इधर पश्चिमी तट पर और 4 राज्य हैं इधर पूर्वी तट पर, जिनकी सीमा समुद्र से या किसी खाड़ी से लगती है। यहाँ पर कौन कौन से हैं? यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर है
गोवा, फिर है कर्नाटक और फिर है केरल। तो गुजरात से लेकर गोवा तक के जो तट है उसको कहा जाता है कोंकण तट। कोंकण तट कहा जाता है इसे। और गोवा से लेकर जो केरल तक का है इसे कहते हैं मालाबार तट। तो ये तो हो गई पश्चिमी तट की बात। पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? ओवरऑल कई बार हम मालाबार तट भी बोल देते हैं। यदि और डीप में जाएं तो गुजरात से लेकर गोवा तक का है वो है कोंकण तट, और उसके बाद का जो गोवा से केरल तक का वो कौन सा है? मालाबार तट। यही हम अगर बात करें पूर्व की तरफ की, तो पूर्व में शुरू होता है 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और इसके बाद आ जाता है आंध्र प्रदेश, और यहाँ जाता है आपका तमिलनाडु। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से लेकर किसको क्या कहा जाता है? तो इस तट को कहा जाता है उत्तरी सरकार। पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक के वो कहते हैं उत्तरी सरकार, और वहीं उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक के को कहते हैं कोरोमंडल तट। यहीं पर होती है कोरोमंडल तट पर। कई बार पूछा गया है कि कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? तो लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पर होती है। और वहीं हम राज्य की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा लौटते मानसून से होती है। तो पूर्वी तट को क्या कहते हैं? तो भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। वहीं पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट को कहते हैं मालाबार तट। और ओवरऑल हरियाणा जो इंडिया के जो 9 राज्य हैं वो किसको छूते हैं? वो समुद्र को छूते हैं। उनकी जो सीमा है वो समुद्र से लगती है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है? ये है उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में ये चोटी स्थित है, जिसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 738 मीटर है। और ये कहाँ? ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो दूसरा नाम है वो है सैडल पीक। सैडल पीक क्या है? इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो ये है बैकाल झील, जो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। ये कहाँ पर है? ये है रूस में। वही हमें टिटिकाका झील की बात करें तो कहाँ पर है? ये है बोलिविया में। बोलिविया में है टिटिकाका झील, जो कि सबसे ऊंची झील है। वहीं हम विक्टोरिया झील की बात करें तो ये युगांडा, केन्या और तंजानिया तीनों में फैली हुई है। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में है यांगयाप, बोमडिला और दीफू। दीफू दर्रा कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला, दीफू और यांगयाप ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। वहीं हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रोहतांग, कौन सा? सिपकिला दर्रा। सिपकिला जो दर्रा है वो कहाँ पर है? सिपकिला और रोहतांग ये दर्रे कहाँ पर हैं? सिपकिला और रोहतांग दर्रे कहाँ पर हैं? ये हैं हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा ये कहाँ पर हैं? ये हैं जम्मू कश्मीर में। तो जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ पर है? ये है सिक्किम में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।